हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट था उसके हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम, क्योंकि वो पहले वाली वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। इस चक्कर में हमने एक और वीडियो बनाने का सोचा। तो आते हैं अब वापस से हमारे जो टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान से किस प्रकार अलग थे। कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे वो पहले का जो सोसाइटी थी, समाज थी, उससे किस प्रकार डिफरेंट थे या अलग पहचान थे। तो ये हमें बताना है। तो ये आपके निम्नलिखित थे। पहला है, समाज एस्टेट में बटी हुई थी। मतलब पहले की जो सोसाइटी, मतलब पूर्ववर्ती जो समाज था वो एस्टेट में बटी हुई थी हमारी, जैसे हमने फ्रांस के केस में देखा था। जबकि अब क्या था, जो पितृभूमि थी या राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर जो सामूहिक पहचान को बल दिया था, मतलब इन पर क्या दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, बल दिया जा रहा था। अगला हमारा टॉपिक है कि पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राष्ट्रतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था, जबकि अब यह लोगों द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। कि मतलब पहले लोग जो थे वो जो निरंकुश राजा थे उसके प्रति निष्ठा रखते थे, मतलब निष्ठा की भावना रखते थे, लेकिन अब वो किसके प्रति समर्पित थे? राष्ट्र के प्रति। लोग थर्ड पॉइंट है हमारा, समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए थे जो पहले नहीं थे। कि सोसाइटी में अब लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हमने देखा 3 एस्टेट बने हुए थे। प्रथम आपका जो कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, और आपका तृतीय एस्टेट। तो उनमें देखा था कि उनको कुछ वर्ग के साथ विशेषाधिकार दिए जा रहे थे। तो ये पहले थे, अब कुछ नहीं है। अब सबको क्या रखा गया था? इक्वल रखा गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, नेपोलियन संहिता 1804 में कई बातें किस प्रकार उत्तरदायी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, या स्पष्ट करना है हमें कि वो किस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप थी। तो उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता का प्रतीक करते हैं। मतलब उनको उदारवादियों का मानना था कि जो कानून के समक्ष सभी समान है। नेपोलियन की संहिता में कही गई बातें कई तरीके से यह भी व्यक्त करती है कि मतलब ये सारी चीज़ें व्यक्त करती हैं। जैसे उन्होंने जन्म के साथ विशेषाधिकार जो मिले हुए थे उनको खत्म करने की बात करी थी नेपोलियन ने, कि जैसे फ्रांस का सोसाइटी था जिसमें जन्म के साथ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार कुछ उनको दिए जाते थे। दूसरा, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। संपत्ति का अधिकार दिया गया था कि सभी को संपत्ति रखने का क्या होगा? राइट होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, सामंती व्यवस्था का अंत करके भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों का क्या है? अंत किया था। फिफ्थ है आपका, एक समान कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का भी प्रावधान किया कि इक्वल सारी हमारी जो है मानक भार मुद्रा उन्होंने इक्वल करके हमें क्या है? राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने देश का। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि आपके विचारों में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। तो रूढ़िवादी विचारधारा निम्न कारणों से मानव जीवन के उत्थान में बाधक है। पहला है, यह समाज में परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का क्या करती है? समर्थन करती है। रूढ़िवादी विचारधारा की जो परंपराएं पहले ऊंच नीच की बनी हुई है उनको समर्थन करती है ये। दूसरा, आधुनिक जीवन के मूल्यों के विपरीत है। जैसे आज की जो लाइफ स्टाइल है उसके डिफरेंट थी ये। समाज में परिवर्तनों का विरोधी थी कि ये समाज में कोई चेंज नहीं चाहती थी, बदलाव नहीं चाहती थी। दूसरा, लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थन करती थी या समर्थक थी। चौथा था ये। पांचवा है, आलोचना और असहमति के क्या है? ये खिलाफ थी कि कोई उनके मतलब उसको आलोचना ना करे, मतलब राजतंत्र या उसकी और उसकी असहमति के, ये लोगों की असहमति के क्या थी? खिलाफ थी। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्रवाद की स्थापना में योगदान दिया। मैसनी का उदाहरण देते हुए हमें ये क्वेश्चन समझाना है।
तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादी को क्या कर दिया, भूमिगत कर दिया, कि जो उन पे उनका दमन किया जा रहा था इस वजह से उन्होंने उनको क्या कर दिया था, भूमिगत कर दिया था, मतलब वो खुद को उन्होंने भूमिगत कर लिया था। इसलिए कई जो गुप्त संगठन हैं वो उभर कर आए, तो जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए जो प्रतिबद्ध होकर के संघर्ष करने लगे, मतलब कई सारे, मतलब जब वो भूमिगत कर लिए तो उन्होंने क्या किया, चुपके चुपके क्या है, उन्होंने जो आपके भूमिगत वो बना लिए थे, ग्रुप्स बना लिए थे, और स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए वो क्या है, प्रतिबद्ध होकर के संघर्ष करने लगे थे, एकजुट होकर के। और इटली का जिसेपी मैज़नी भी इसी प्रकार का एक क्रांतिकारी था, जिसने दो भूमिगत संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था। उसने इटली के जो एकीकरण है, उस एकीकृत गणतंत्र के लिए क्रांतिकारी संघर्ष भी किया था, और अपने विचारों को पूरे यूरोप पर असर पड़ा, उसके पूरे विचारों से, और रूढ़िवादियों को मुंह की क्या है, खानी पड़ी थी। अगला 5th क्वेश्चन है आपका, भूख, कठिनाई और असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है। 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए, कि भूख, कठिनाई, असमानता ये किस तरह से, बेरोजगारी ये इस तरह से जन विद्रोह को किस तरह से पैदा कर सकती है। तो 1830 के दशक में यूरोपीय समाज के कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। बढ़ती आबादी, मशीनीकरण, औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महंगाई, व्यापक बेरोजगारी, शहरों की ओर पलायन, लोगों का फसलों की बर्बादी आदि ने व्यापक गरीबी का प्रसार किया। ये 1848 एक ऐसा ही वर्ष था, हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था चैप्टर में 1848 में क्या है, क्रांति हुई थी। हालांकि वो असफल हुई थी, लेकिन क्रांति हुई थी। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग जो थे सड़क पर उतर आए, राजा को भागने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने गणतंत्र की घोषणा कर दी गई थी। आधुनिक समाज में भी इन परिस्थितियों को पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रही, और उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह द्वारा राजतंत्र का क्या किया गया था, खात्मा, अगर आपने नेपाल के बारे में पढ़ा होगा तो। 6th क्वेश्चन है, आपके विचारों में जो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस प्रकार क्या है, भिन्न था या डिफरेंट था। ब्रिटेन में राष्ट्रगान का निर्माण अचानक हुई, राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसे कि आपने अन्य यूरोपीय देशों के बारे में देखा कि अचानक से मतलब क्रांति करना शुरू कर दी, जैसे हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का क्या था, नतीजा था, एक लंबी प्रोसेस का परिणाम निकला था, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं। पहला, ब्रिटेन द्वारा निरपजातीय पहचान, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट्स आदि का देश था, मतलब अलग अलग जो हम कहेंगे, मतलब काफ़ी सारी निरपजातियाँ रह रही थी एक साथ, एक कल्चर को फॉलो कर रही थी। आंग राष्ट्र जो राष्ट्र थे, राष्ट्र की अहमियत, सत्ता, समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर इनका क्या है, प्रभुत्व बढ़ता चला गया। किसका, ब्रिटेन का। संसद ने 1688 में जो राजतंत्र की ताकत है वो छीन ली। अब पावर किसके पास आ गई, संसद के पास। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक 1707 में समझौता हुआ, उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में क्या था, इंग्लैंड स्कॉटलैंड का क्या कर रहा था, उसको डोमिनेट कर रहा था या अपना प्रभुत्व उस पर जमा रखा था। किसने, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर। एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोग को भी दबाया भी गया। मतलब 17वां क्वेश्चन है आपका, आपके विचारों में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहां के लोगों की भावनाओं को प्रकट करने, ये बताना है आपको। तो राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया था। मतलब हमने देखा एक, मतलब जो नेशन को हमने एक मानव रूप देना शुरू कर दिया था, और विशेष करके उनको नारी रूप दर्शाया जाने लगा, नारी रूप में दर्शाया जाने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसने कला
उसे कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में भी अभिव्यक्त किया। और मेरियान की जो तस्वीर थी उसमें फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती हुई दिखाई गई थी, जिसकी लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी उसको दर्शाती थी। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधते हुए तराजू लिए महिला इंसाफ को प्रकट करती है। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया ताकि लोगों को पता चल जाए इसके बारे में। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी और उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनाया गया था जो वीरता का प्रतीक था। इन रूपकों से आम लोग स्वयं को जोड़कर क्या गर्व महसूस कर रहे थे, मतलब खुद को उनसे कनेक्ट करके कि भाई नहीं, ये हमारे देश का, नेशन का क्या है, राष्ट्र प्रतीक है, तो वो प्राउड फील कर रहे थे। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, अंततः इसका अंत भी किया। उदाहरण सहित आपको समझाना है कि राष्ट्रवाद ने ही, नेशनलिज्म ने ही आपका इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद को जन्म दिया था, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। और अंत भी उसका हुआ था। तो 19वीं सदी में यूरोपीय जो देशों में तीव्र औद्योगिक वृद्धि हो रही थी, उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध लोगों जो विरुद्ध थे, इन देशों ने साम्राज्य विरोधी आंदोलन पैदा कर दिए थे और इस प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता के बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न संजोने लगी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट था, किंतु इसे यूरोपीय साम्राज्यवाद का हम क्या कह सकते हैं, अंत कह सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, सारे लेंदी क्वेश्चन। बच्चों, मैंने आपका पहले 1 लाइनर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको बता रखा है किस टाइप से आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। अब मिलते हैं एक नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।